तो पॉलिटी के अंदर जो भाग 4 है, आज भाग 4 की बात करेंगे। इस भाग 4 के अंदर हम देखेंगे कि भारत की संविधान एकात्मक है या संघात्मक है या अर्धसंघात्मक है। हम इस चीज़ों की आज चर्चा करेंगे। देखो, संविधान को समझना इतना ज़रूरी है कि आने वाले जो प्रश्न होंगे संविधान को, क्योंकि जब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि संघात्मक है, एकात्मक है, अर्धसंघात्मक है, तब तक आप अपने प्रश्नों का जवाब पेपर में, एग्जाम में नहीं दे सकते हो। तो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम भारत की सरकार को या भारत के संविधान को अगर हम एकात्मक कहते हैं तो किस तर्क पर एकात्मक कहते हैं, अगर हम भारत के संविधान को संघात्मक कहते हैं तो किस तर्क पे संघात्मक कहते हैं, भारत के अगर संविधान को अर्धसंघात्मक कहते हैं तो किस तर्क पे कहते हैं। इन सभी की चर्चा 1 बाय 1 हम करेंगे। तर्क भी देखेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और कौन सा संविधान है इसका हम विश्लेषण भी करेंगे अंत में चल के कि एकात्मक है कि संघात्मक है या अर्धसंघात्मक है। देखो, भारत का संविधान जब बन रहा था तो संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ तो हमें पता है कि भारत का जो संविधान बनने में, अंजलि, कितना समय लगा था? भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो जब ये संविधान बन रहे थे तो क्या 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन क्यों लगे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विश्लेषण हो रहे थे, कुछ चीज़ों पर निष्कर्ष निकाला जा रहा था। तो भारत के पास, मैंने बताया कि भारत की जो शासन प्रणाली है वो एकात्मक भी हो सकती है, ठीक है, यानी एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो भारत के पास एक ऑप्शन था परिसंघ का। तो भारत के पास जो ऑप्शन था वो क्या था? परिसंघ का। तो परिसंघ क्या होता है कि जैसे कि एक संघ हो गया और विभिन्न विभिन्न देश मिलकर आपस में आंतरिक मामलों को नहीं, परिसंघ का मतलब हो गया कि जो देश है वो अपने बाहरी मामलों को मिलकर निपटाएंगे। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो त्रिकूट बना था, त्रिकूट, जिसमें एक तरफ तुर्की था, ऑस्ट्रेलिया था, है ना। तो इस तरीके से जो परिसंघ का मतलब है कि एक ऐसा गुट बना सकते थे जिसमें जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, मान लिया, दिल्ली, हरियाणा मान लेते हैं। ये 5-6 राज्यों ने मिल गए और 5-6 राज्यों ने कहा कि हम एक आपस में संघ बना लेते हैं। लेकिन जब हम पे कोई बाहरी आक्रमण होगा या हम बाहरी कहीं क्राइसिस से झेलेंगे तब हम सब मिलकर साथ काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इंटरनल मामले में कोई हेल्प नहीं होगा, कोई अपना वो नहीं करेगा कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है, आपको ये करना चाहिए, नहीं। तो परिसंघ में क्या दिक्कत आई कि इन्होंने अपने इच्छा से यहां पर जुड़ गए और अपनी इच्छा से बाहर भी जा सकते थे, यहां से हट सकते थे। तो इससे क्या होगा? संघ कमजोर पड़ सकता था। इससे क्या हो सकता था? संघ कमजोर पड़ सकता था। तो भारत के पास एक अच्छा विकल्प भी था परिसंघ होने का, कम मेहनत करना होता। लेकिन जो संविधान सभा की बैठक हुआ था तो उसमें संविधान भारत को एकता और अखंडता से जोड़े रखने की बात चल रही थी कि भारत में एकता कैसे बनाए रखे। जितने भी राजघराने, प्रांतीय सरकार जो उस समय काम करती थी वो नहीं आ रहे थे, लेकिन उनको किस तरीके से वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने किस तरीके से सभी को एकत्रित किया, तो वो सभी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और था संविधान का बनने का, परिसंघ का, जिसमें परिसंघ बना लेती सरकार और आराम से कुछ अनुच्छेद, कुछ शक्तियाँ आपस में बांट देती। लेकिन परिसंघ में क्या था कि इंटरनल मामले जो थे उनका कंट्रोल करने का कोई शक्ति नहीं था। मान लो इंटरनल कुछ हो गया तो ये राज्य वहीं समाप्त हो जाता और परिसंघ से वैसे भी खत्म हो सकता था, तो कोई कंट्रोल नहीं बनाया गया। तो परिसंघ का सबसे अगर बात करें तो सबसे पुराना संविधान किसका है? कल मैंने बताया आपको, अमेरिका का। किसका सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका। और अमेरिका ने सबसे पहले परिसंघ को ही अपनाया था। अमेरिका ने सबसे पहले किसको अपनाया था? 13 राज्यों के साथ मिलकर
अमेरिका ने परिसंघ अपनाया, लेकिन उसमें से कुछ राज्य असंतुष्ट हो गए और वहाँ से छोड़कर जाने लगे, तब जाकर राज्य जो अमेरिका है वो संघ बना। तो उसने परिसंघ का जो शब्द है वो छोड़कर क्या बना दिया, संघ बना दिया। तो आज अमेरिका क्या है, संघात्मक देश है। भारत का जो अमेरिका का संविधान कैसा है, संघात्मक है। तो यहां से बात करते हैं संघात्मक का। अब संविधान क्या है, भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान संघीय है। भारत का संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान कैसा है, संघीय है। और संघीय का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, जिसमें केंद्र शक्तिशाली होता है और राज्य पर अपने कंट्रोल को रखता है। ठीक है, लिखो। तो भारत की जो संविधान है वो कैसा है, संघीय है, और जो राज्यों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ऐसा क्यों, भारत को संघ बनाने का क्या काम है, भारत एक संघ है यानी संघात्मक है भारत के संविधान। तो संघ बनाने का, संघात्मक बनाने का क्या काम है, क्या कारण था, भारत को एकात्मक बनाने का क्या कारण था। इसीलिए भारत एकात्मक भी है, संघात्मक भी है, और इसीलिए उसको भारत को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध संघात्मक कहा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर एकात्मक के भी लक्षण हैं और संघात्मक के भी लक्षण हैं, इसलिए भारत को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। तो भारत की अगर संविधान की बात करें तो भारत की संविधान कैसी है, संघीय है। तो संघ दो सबसे पहले थे वो अमेरिका के पास थे, किसके पास, एक थे और दूसरा था कनाडा। तो कनाडा का जो संघीय व्यवस्था है वो सबसे शक्तिशाली है। कनाडा का जो संघीय व्यवस्था है वो क्या है, शक्तिशाली है। तो भारत ने किस संघीय व्यवस्था को अपनाया है, कनाडा के संघीय व्यवस्था को भारत ने अपनाया है। यह सब सवाल पूछा जाता है कि भारत ने संघीय व्यवस्था किससे अपनाया था, तो कनाडा के, क्योंकि कनाडा का संघीय व्यवस्था सबसे शक्तिशाली है। और भारत को संघ बनाने के कारण क्या है कि केंद्र को मजबूत रखने का कारण क्या है, क्योंकि अलग अलग राज्य में जनसंख्या अलग अलग है, रीति रिवाज अलग है, परंपरा अलग है। अगर हर चीज़ों पर कंट्रोल भारत नहीं करेगा तो हर चीज़ों का जो परंपरा वाले अलग हो जाएंगे। आपको पता है कि भाषा के आधार पर राज्य बन रहे हैं, तो क्या परंपरा के आधार पर देश नहीं बन सकता। इसीलिए भारतीय संविधान में जो संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया है इन चीज़ों पे, और हमारा संविधान एक ऐसा मजबूत संविधान बनाकर डाला है, बनाया है कि विश्व में ऐसा संविधान ना किसी का है। कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन ऐसा संविधान आज तक किसी भी देश का संविधान नहीं है। इसलिए भारत का संविधान सबसे अच्छा है। तो इस चीज़ को हम सराहनीय देंगे केवल जो कमेटी के सदस्य थे जिन्होंने मिलकर एक ऐसी संविधान की रचना की जो हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज जो हम यहाँ पर एकता अखंडता को नाम से पुकारते हैं वो सब इसी संविधान की देन है। अगर भारतीय संविधान में थोड़ी सी भी चूक या कोई गलती होती तो आज उस संविधान के अवहेलना करने वाले बहुत सारे लोग होते। लेकिन आज हम इस संविधान की देन है जो हम यहाँ पर आज अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वेच्छा, अपने लोकतांत्रिक हर एक मत, अपने अधिकार का यूज करते हैं। तो एक एक चीज़ जो संविधान में लिखा गया है, बनाया गया है, अगर मौका मिले तो आप उस संविधान के सारे अनुच्छेद को पढ़ने की कोशिश करना। लगने के बाद पढ़ लेना, कोई ज़रूरत नहीं है कि अभी पढ़ना है, लगने के बाद पढ़ सकते हो, अभी पढ़ सकते हो, जो आपको लगता है। इतना हम आपको पढ़ा देंगे जितना आपका एग्जाम में पेपर में आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो संविधान को पढ़ने की कोशिश करना है। तो भारत एक संघ बना, तो संघ किसका अपनाया, कनाडा का। अमेरिका का जो संघ है वो कमजोर था, तो इसलिए भारत ने कनाडा का संघीय व्यवस्था को अपनाया। और भारत में जो एक संघ है ना वो मजबूत करता है किसी भी चीज़ को, क्योंकि केंद्र के अंदर अगर केंद्र है, संघ है, तो केंद्र क्या है, अपने हर राज्यों पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इस राज्य की इतनी शक्ति नहीं है कि यह इस संघ को खिलाफ या संघ को छोड़कर चला जाए। इसलिए भारत की संघ क्या है, संघात्मक है। ठीक है, चलो। तो भारत का संविधान संघात्मक
है उसके लक्षण क्या क्या है, तो कुछ लक्षण है, लिखो मेरा दोस्त को। तो भारत का संविधान कहां से लिया गया है? भारत का संविधान में संघात्मक कहां से है? कनाडा से है, अमेरिका का नहीं है। भारत के पास एक ऑप्शन और था परिसंघ बनने का, लेकिन भारत परिसंघ में शामिल नहीं हुआ क्योंकि परिसंघ जो है वो कमजोर है। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति है वो कमजोर है, इसलिए भारत ने परिसंघ को छोड़ा और संघ की तरफ गया। लेकिन उसने ना ही संघ को अपनाया पूरी तरीके से, ना ही पूरे तरीके से एकात्मक को अपनाया, ना ही पूरी तरह संघात्मक अपनाया। उसने जो अच्छा लगा उन दोनों से कुछ ना कुछ लिया और दोनों को मिलाकर भारत की संविधान को अर्ध संघात्मक कर दिया। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि संघात्मक लक्षण क्या है। लिखो, तो पहला हेडिंग लिखो संघात्मक लक्षण। भारत के संघात्मक लक्षण। भारत के संघात्मक लक्षण। पहला लक्षण यही है भारत के कि इसमें एक केंद्र और एक राज्य सरकार होंगी। क्या होंगे? केंद्र सरकार। यानी सबसे पहले क्या होगा, एक केंद्र सरकार होगी और उसको कंट्रोल किसको कंट्रोल करेगी? राज्य सरकारों को। यानी केंद्र सरकार किसको कंट्रोल करेगी? राज्य सरकारों को। और एक क्वेश्चन बनता है कि इनके शक्तियों का बंटवारा, भाई अगर कुछ करो शक्तियों का बंटवारा होगा कि नहीं होगा, तो शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया। रखना, 7वीं अनुसूची में वर्णित है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा कौन से अनुसूची में वर्णित है? 7वीं सूची में अनुसूची में वर्णित है। ठीक है। और संघ में अगर केंद्र होंगे तो इसके 3 सूची होंगे। कौन कौन से? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची जो है, केंद्र सूची वो क्या करेगी? वो केंद्र के विषयों पर कानून बनाएगी। केंद्र सूची केंद्र के विषय जो है उस पर कानून बनाएगी। जो समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, वो राज्य के विषय में कानून बनाएगी। और जो समवर्ती सूची है वो केंद्र और राज्य मिलकर किसी विषय पर कानून बनाएंगे। तो पहला प्रश्न बनता है कि भारत के अंदर कितने सूची है? यानी जब शक्तियों का बंटवारा हुआ तो शक्तियों का बंटवारा के रूप में उन्हें विषय दे दिए गए। केंद्र को अलग विषय, राज्य को अलग विषय और समवर्ती को दोनों को विषय एक दे दिए गए। उसके अंदर केंद्र के अंदर अगर देखें तो अभी 100 विषय हैं। केंद्र के अंदर कितने विषय हैं? 100 लिख लो। केंद्र के अंदर अभी 100 विषय हैं। पहले यह विषय 97 विषय थे। पहले कितने विषय थे? पहले 97। अब कितने विषय हो गए? 100 विषय हो गए हैं। दूसरा, राज्य सूची में 61 विषय हैं। पहले कितने थे? 66। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 51 विषय हैं। पहले कितने थे? 47 विषय थे। यानी इस चीज से एक पता चल रहा है, ध्यान दो, कि केंद्र सूची में 100 विषय है। यानी सबसे ज्यादा विषय अगर किसके पास है, यानी केंद्र मजबूत है कि राज्य? केंद्र मजबूत है। तो इससे पता चलता है कि केंद्र के लक्षण है और केंद्र मजबूत है, अपने आप को केंद्र मजबूत रखा है। देखो यहां पर 61 था, उसको विषय कितना कर दिया गया? और 51 विषय, पहले 61, अभी 61 है, पहले कितने थे? यानी विषय क्या कर दिए गए? कम कर दिए गए राज्य के। यानी राज्य की कुछ शक्तियों को अब समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक है। ये सब संशोधन से बढ़ते घटते रहते हैं, कौन सा विषय किसके रखना है। तो फिर भी याद रखना है, फैक्चुअल डाटा है कि 100 विषय अभी है। कितने विषय हैं संविधान में? केंद्र सूची में 100 विषय हैं, राज्य में 61 विषय हैं और समवर्ती में 51 विषय हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को?
ठीक है। अवशिष्ट सूची का अवशिष्ट सूची पर किसका अधिकार होता है, बताओ जल्दी से। एक सूची और होता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची पर किसका अधिकार होता है, तो केंद्र सरकार का वहां पर होता है, यानी केंद्र सरकार उस विषय पर काम करेगी, यानी जो भी चीजें बनाएगी केंद्र सरकार बनाएगी। एक चीज और ध्यान रखना, कुछ ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों संविधान बनाने यानी एक्ट या अधिनियम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उस समय राज्य की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और केंद्र की शक्ति बढ़ जाएगी, यानी उस विषय पर किसका अधिकार चलेगा, केंद्र का चलेगा। ठीक है, यानी केंद्र हर चीज में क्या है, सर्वोपरि है। तो केंद्र सरकार में शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के दौरान, किस अनुसूची के अंतर्गत है, 7वीं अनुसूची। कितने सूची वर्णित है संविधान में, 3 है। कौन कौन से, केंद्र सूची, केंद्र, राज्य और समवर्ती। एक अवशिष्ट सूची और होती है जिसमें विषय का वर्णन नहीं है, जो संविधान बनते समय जिन विषयों को नहीं डाला गया वो क्या होते हैं, अवशिष्ट सूची होते हैं। जैसे उसमें एग्जाम्पल डालो, कंप्यूटर एग्जाम डाल दो, इसमें अवशिष्ट सूची में कंप्यूटर एग्जाम डाल सकते हो एग्जाम्पल में। ठीक है, आगे लिखो, अपना संविधान कैसा है, कठोर है कि लचीला है, दोनों है। लिखो, कठोर एवं लचीला। संघ की जो बात होती है कठोर और लचीला दोनों है। कैसा संविधान है भारत की संविधान, लिखित संविधान है। लिखो, लिखित संविधान है, कठोर लचीला है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सब लिख लो। लिखित संविधान है, कठोर एवं लचीला है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान सर्वोच्च होता है। ठीक है, और देश के अंदर 2 सदन होते हैं। ठीक है, यानी कैसी व्यवस्था होती है, द्विसदनात्मक द्विसदन व्यवस्था। और वो कौन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। यानी ये कुछ संघ के कुछ लक्षण है कि संघ अगर होगा तो उसमें ये सब चीजें होंगी, संघात्मक लक्षण होंगे। केंद्र सरकार में बंटवारा होगा केंद्र और राज्य के बीच। ठीक है, अब बात करते हैं एकात्मक की ओर झुकाव कैसे है। भाई हम अर्धसंघात्मक पढ़ रहे हैं, तो एकात्मक की ओर झुकाव कैसे है। एकात्मक मतलब जिसमें एक चीज हो, तो एक चीज की ओर झुकाव किन किन बातों से लेकर लगता है कि संविधान का झुकाव एक है। जैसे मान लो आपसे पेपर पूछ लिया, इनमें से कौन से लक्षण या कौन से कथन एकात्मक की ओर झुकाव देते हैं, और 4 ऑप्शन दे दिया, और एक दे देगा संघ की तरफ और बाकी दे देगा एकात्मक। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो एकात्मक की ओर झुकाव देते हैं, और कौन सी ऐसे जो संघात्मक देते हैं, और कौन से है जो अर्धसंघात्मक है। समझ में आ गया। तो लिखो पहले, एकात्मक की ओर झुकाव, एकात्मक की ओर झुकाव तो केंद्र सूची और राज्य सूची में शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है, 7वीं अनुसूची में। लिखो अगला, केंद्र की ओर एकात्मक की ओर झुकाव एकात्मक की ओर झुकाव। देखो पहला, शक्तिशाली केंद्र सरकार। सबसे पहला रीजन यही है कि केंद्र सरकार कैसी है, शक्तिशाली है। क्यों, केंद्र सरकार क्या है,
शक्तिशाली है। क्यों, कैसे बताओगे शक्तिशाली है? क्योंकि केंद्र सरकार के पास केंद्र सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, यानी सबसे ज्यादा 100 विषय है। और सबसे ज्यादा विषय किसके पास है? और सबसे अधिक और महत्वपूर्ण विषय किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। इसलिए सबसे पहला है कि केंद्र सरकार क्या है? सबसे शक्तिशाली है। दूसरा, इसी में अगर सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में किसका अधिकार ज्यादा है? केंद्र का या राज्य का? समवर्ती सूची में किसका अधिकार ज्यादा है? अगर समवर्ती सूची में कोई अधिकार बनाना चाहते हैं और केंद्र और राज्य दोनों एक ही बात पर कर रहे हैं तो कौन सा फिर चीजें सही है? केंद्र का या राज्य का? केंद्र का। तो इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार क्या है, यानी सूची की बात करें तो केंद्र सरकार सबसे शक्तिशाली है। दूसरा लिखो, कुछ ऐसे लिख लो, कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं या कुछ परिस्थिति लिख लो, कुछ परिस्थितियों में संसद यानी केंद्र सरकार, संसद में तो क्या? केंद्र सरकार। कुछ परिस्थितियों में संसद राज्य सरकार के विषय पर भी कानून बना सकती है। कुछ परिस्थितियों में संसद यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार के कुछ विषयों पर कानून बना सकती है। यानी यहां पर अभी बताओ कि जब राज्य के विषय पर, अगर राज्य के विषय पर अगर संसद कानून बनाएगी तो अभी मजबूत कौन है? यानी हम एकात्मक पढ़ रहे हैं, यानी जिसमें एक को ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। एकात्मक वही तो होता है ना, जिसको एक का शक्तिशाली ज्यादा होना होता है एकात्मक। तो एक का मतलब है कि पहला केंद्र सरकार शक्तिशाली हो गई, दूसरा तो केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार कुछ विषयों पर क्या बना सकती है? कुछ परिस्थितियों में कानून बना सकती है। तीसरा लिखो, एकल नागरिकता। एक नागरिकता है, नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता मतलब एक नागरिकता है, पूरे देश के अंदर एक नागरिकता है। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी। एक तो अमेरिका का लो और एक जिस देश में आप रहते हो, जिस राज्य के, उसके राज्य के रहते हो उसका लो। लेकिन भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता क्यों लिया गया है? एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। भारत में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया। अगला लिखो, एकीकृत न्यायिक प्रणाली। अगला जो पॉइंट है वो है एकीकृत न्याय प्रणाली। अब एकीकृत का मतलब क्या है? हर जगह पर। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई चोट लग गया तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, क्या? नहीं। एकीकृत का मतलब है पृथककरण कर दिया गया है, एकीकरण कर दिया गया है हर चीजों के लिए। तो आप बताओ, सर्वोच्च न्यायालय, फिर क्या है? उच्च न्यायालय, और फिर है जिला न्यायालय। और जिला न्यायालय के अंदर आता है सेशन कोर्ट। ये सब पढ़ेंगे, जिसमें एक चोरी दंगे से देखता है और एक मर्डर वर्डर देखता है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए कौन सा सेशन कोर्ट होता है, कौन सा कोर्ट होता है, वो उसकी हम अलग से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिला न्यायालय है, हर जिला में होता है। तो ये जिला स्तर पर देखता है, ये किस स्तर पे? राज्य का देखता है, और ये देश, यानी देश की कोई भी चीज़, यानी दो राज्यों के बीच कोई मनमुटाव है उनको सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, राज्य थोड़ी देखेगा। दो जिला के अंदर, और जिला में गांव होते हैं तो दो गांवों के बीच ब्लॉक के कौन देखेगा? जिला देखेगा। तो यानी एक ऐसा न्यायालय बनाया गया है जो एकीकृत है। आगे लिखो, ये सारे एकात्मक की ओर झुकाव दिखाते हैं। तो एक केंद्र सरकार, दूसरा कुछ परिस्थितियों में संसद जो है राज्य के विषय पर कानून बना सकती है, तीसरा एकल नागरिकता, चौथा क्या है? एकीकृत न्याय प्रणाली, पांचवा, हाँ 4 हो गए ना। इसी एकीकृत न्याय प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे क्या? उच्च न्यायालय, उसके नीचे क्या?
जिला न्यायालय, उसी नीचे क्या, जिला न्यायालय। तो अब बात करते हैं पांचवें टॉपिक में कि केंद्र सरकार के पास आपातकाल प्रावधान है, प्रावधान। तो सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे कभी भी आपातकाल लगा सकती है किसी भी चीज पे। तो आपातकाल कितने होते हैं, कौन कौन से, ध्यान रखना, लिख लो यहीं पर। आपातकाल के 3 प्रावधान हैं। एक है आर्टिकल 352, एक आर्टिकल 356 और एक आर्टिकल 360। 3 आर्टिकल है, 52, 56 और 60। 70 नहीं, 60 कश्मीर का है मुद्दा। 370 जो है वो कश्मीर का मुद्दा है। 352, 356 और 360। तो लिखो, पहला है 352 राष्ट्रीय आपात। क्या है, ये सब याद रखना है। वो है मार्शल लॉ के दूसरे, हाँ वो अलग है। राष्ट्रीय आपात लिखो जल्दी से, पूछा जाता है पेपर में। 352 का कौन सा, राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगाते हो ना, राष्ट्रपति जो शासन होता है वो, या कह लो राज्य आपात। और तीसरा वित्तीय आपात। यानी केंद्र सरकार के पास आपातकाल लगाने की भी पावर, शक्ति है, जिसकी वजह से एकात्मक की ओर जाता है। एकात्मक मतलब है एक का पावर, एक की शक्ति। तो इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार सबसे मजबूत है। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात, जिसको राज्य आपात बोलते हैं। राज्य में कोई आपात आएगा तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ठीक है। वहां से मुख्यमंत्री जो है वो काम नहीं करेगा, कौन करेगा, यानी कोई मान लो राज्य में कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है जिसमें मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है, तो जब तक चुनाव नहीं होते तब तक राष्ट्रपति शासन रहेगा, राष्ट्रपति उस पर अपना काम करेगा। इसीलिए राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो उसकी मेन देख रेख के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में भी राज्यों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल बिठा रखे हैं। तो अगला जो एकीकरण का जो पॉइंट है वो क्या हो गया, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यों में राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति होती है। राज्यों में राज्यपाल क्या होती है, नियुक्ति होती है। और वो नियुक्ति क्यों करी जाती है राज्यपाल की केंद्रों में और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति क्यों की जाती है, राष्ट्रपति कार्य करता है वो राज्यपाल नहीं, केंद्र में राष्ट्रपति अपने ऊपर कंट्रोल बना रखा है हर मंत्रिमंडल पे, ठीक है। और राज्य में उसने डाल दिया कि राज्य की शक्तियों को नियंत्रण करने के लिए कौन बना दिया, राज्यपाल। यानी राज्यों को इतनी शक्ति नहीं दी कि आप कुछ भी कर सकते हो, इसलिए केंद्र ने राज्यपाल को ऊपर बिठा दिया ताकि आप शक्तियों का क्या करो, कंट्रोल करो। राज्यपाल कोई प्रमुख नहीं होता, प्रमुख तो होता है लेकिन वो कोई काम करता है क्या राज्यपाल, बस वो देखता है शक्तियों को कोई गलत उपयोग ना करे राज्य। इसलिए जब कुछ भी होता है तो राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, समझना क्या चीज है। तो राज्यपाल के पास शक्ति है, राष्ट्रपति जितना। जिस तरीके से अगर केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा है तो राज्य में भी तो है ना विधानसभा और विधान परिषद। तो अगर कोई बिल पास होना हो राज्य के खिलाफ तो किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि राज्यपाल के पास गए बिना पास हो जाएगा, नहीं। तो केंद्र के अंदर जिस तरीके से राज्य को कंट्रोल कर रखा है, ऐसे ही राज्यपाल ने राज्य में अपना कंट्रोल बना रखा है शक्तियों का वो करने के लिए, ठीक है। और एक शब्द और लिख लो कि नास्वर राज्यों का अनस्वर संघ है ये। संघात एकात्मक के लिए नास्वर लिख लो कहीं,
लिख लो, नास्वर राज्यों का, नास्वर राज्यों का अनस्वर संघ है ये। नास्वर मतलब जो नष्ट होने वाले राज्य है, लेकिन संघ कभी नष्ट नहीं होगा और ना इसको नष्ट होने देता है राज्यों को। ठीक है, तो बिना परमिशन के, बिना किसी अनुमति के कोई भी चीज, बिना अनुमति के कोई भी चीज राज्य नहीं कर सकता है, केंद्र सरकार से पूछे। और कुछ नियम ऐसे हैं, कुछ कानून ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के विषय पर भी कानून बना सकती है। ये कुछ विषय है, कुछ परिस्थितियों में, ऐसा नहीं कि हर बार बना देंगे, कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी तो उसके चीजों को छीन लिया जाएगा। समझ में आ गया चीजें? चलो, तो यहां तक हमने देखा कि किस तरीके से राज्यपाल वो करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत होता है? 155 आर्टिकल। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत होता है? 155। कुछ और पॉइंट है, 2-3 पॉइंट वो लिख लो। तो एकीकरण बनाने के लिए सरकार के पास केंद्र सूची ज्यादा है, विषय ज्यादा है, एकल नागरिकता है, इस तरीके से शासन काम करते आपातकाल लगा सकती है, एकीकृत न्याय प्रणाली है। ये सारे सरकार को एकात्मक की ओर ले जाता है। अगला लिखो, निर्वाचन, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली। भाई हर किसी को मत है ना देने का, तो एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली और एकीकृत जांच लेखा, कैग जो होता है, ऑडिटर जो करते हैं, तो एकीकृत जांच लेखा, पूरे राज्य और देश का एक लेखा होता है कि कितना खर्चा हुआ, कितना गया, उसके लिए कैग होता है। तो एकीकृत जांच लेखा कैग होता है जो। ठीक है, 1994 में एक केस हुआ था, 1994 में, तो कहा गया था भारत एक संघ है। क्या है? तो 1994 का बंबई मामला, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। 1994 का बंबई मामला क्या है? कि भारत एक संघ है। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कि कौन से मामले में भारत को संघ माना गया है, तो 1994 का बंबई मामला। ठीक है, तो ये कुछ एकात्मक की ओर झुकाव है, और यही एकात्मक संघात्मक लक्षण भारत को अर्ध संघात्मक बनाते हैं, क्योंकि दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, कुछ संघात्मक के भी और कुछ एकात्मक के भी, और यही लक्षण भारत को क्या बनाते हैं? अर्ध संघात्मक बनाते हैं। क्या कोई भी देश 100% संघवाद है क्या, या संविधानवाद है? नहीं है। कोई भी देश 100% संविधानवाद नहीं है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो संविधान के अंदर हमने देखा कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है? एकात्मक है, संघात्मक है या परिसंघात्मक है? तो भारत का संविधान ना पूरी तरीके से एकात्मक है, ना पूरी तरह से संघात्मक है, ना पूरी तरह से अर्धसंघात्मक है। एक लचीला है जो कभी भी अपना स्वरूप बदल लेता है। भारतीय संविधान ना पूरी तरीके से एकात्मक है, ना पूरी तरीके से संघात्मक है, ना पूरी तरीके से अर्धसंघात्मक है। वो अपना परिस्थिति के हिसाब से जो संविधान है वो अपना स्वरूप बदल लेती है। अगर उसको लगता है कि अब एकात्मक की ओर झुकना है तो एकात्मक की ओर झुकाव हो जाता है, लगता है कि संघ की तरफ झुकना है तो संघ की तरफ झुकात्मक हो जाता है। यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों चीजें एक साथ काम कर सकता है वो। तो ये सारी चीजें सरकार को अर्ध संघात्मक, संविधान को अर्ध संघात्मक बनाती है। तो अर्ध संघात्मक बना दिया। अगले विषय में हम पढ़ेंगे, अगले अध्याय में, संवैधानिक विकास, कि भारत के अंदर किस तरीके से संविधान का विकास होता है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे शब्द जो हमें आगे काम आते रहेंगे। अब हम
जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, यानी कैसे संविधान, जो आज हम इतना बड़ा संविधान देख रहे हैं, क्या वो एक दिन में बनकर तैयार हुआ या किसी एक संविधान से लिया गया है? नहीं, तो उसका विकास किसी न किसी अधिनियम से, जैसे आपने देखा इतिहास के अंदर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 का, ठीक है, सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, इस तरीके से बहुत सारे एक्ट अधिनियम आते गए और उस हर अधिनियम में कुछ ना कुछ संविधान का विकास होता रहा। उन सभी की चर्चा हम वन बाय वन करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले अध्याय में।